नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। रूस में जो बगावत की आग धधकी, वैगनर आर्मी और उसके चीफ की जो हरकत दिखी, क्या पुतिन उसे माफ कर देंगे? वैगनर को देशभक्त बताने वाले पुतिन क्या आसानी से बागियों को जाने देंगे? पूरी दुनिया जानती है पुतिन का मिजाज कैसा है और पुतिन का क्रोध और धोखे को कभी भूलते नहीं है पुतिन। तभी दावा किया जा रहा है कि रूस में बागियों के खात्मे के लिए चक्रव्यूह तैयार हो रहा है। लेकिन दुनिया हैरान इसलिए हो रही है कि इस बार पुतिन क्रोध में नहीं दिखे, बहुत खामोशी के साथ उन्होंने जिस तरह से उठे बगावत को मात्र 24 घंटे में शांत कर दिया। तो वैगनर या तमाम ऐसे बागियों के साथ आखिर पुतिन क्या करने वाले हैं? माना जा रहा है कि पुतिन बहुत समझदारी के साथ पहले बागियों को पाले में ले रहे हैं, फिर पुतिन का दिखेगा वो काल अवतार जिसमें बागियों का हो जाएगा खात्मा। पहले ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। बागियों पर पुतिन क्यों दिखा रहे रहम? वैगनर को पुतिन कह रहे देशभक्त। क्या धोखे को भूल जाएंगे पुतिन? पुतिन का खतरनाक चक्रव्यूह तैयार। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो पुतिन के मिजाज से मेल खाते हैं। दरअसल वैगनर आर्मी की बगावत के बाद पुतिन खामोश दिखे। देश के नाम संबोधन में साफ कहा कि वैगनर आर्मी देशभक्त हैं, चाहे तो रूस की आर्मी में शामिल हो सकते हैं या घर जा सकते हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर पुतिन ऐसा क्यों कह रहे हैं, जबकि दुनिया जानती है कि पुतिन धोखे को कभी भूलते नहीं हैं। पुतिन के बयान से दुनिया हैरान जरूर है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि देशभक्त वाले बयान से वैगनर आर्मी में फूट पड़ेगी। रूसी आर्मी में भर्ती होने के लिए बढ़ेगी होड़। प्रिगोजिन को अलग थलग करने का प्लान चल रहा है। पुतिन का यह नया चक्रव्यूह है जिसमें प्रिगोजिन पूरी तरह फंस चुका है। आखिर पुतिन रहम क्यों दिखा रहे हैं? इसके पीछे क्या चाल है? या वैगनर को माफ करने की मजबूरी में दिख रहे हैं पुतिन? उन्होंने वैगनर आर्मी को इसलिए देशभक्त कहा है कि अगर वैगनर आर्मी मॉस्को की तरफ अपना मार्च नहीं रोकती और रूसी आर्मी और वैगनर आर्मी के बीच में द्वंद्व जो शुरू हो जाता तो बहुत ज़्यादा लहूलुहान होना था। उससे एक तो देश के अंदर रूसी और रूसियों के बीच में लड़ाई होनी थी, और दूसरा जो उनका मेन मकसद है यूक्रेन को हराना, उसके ऊपर फर्क पड़ सकता था क्योंकि उनकी फोकस वहां से हट जाती है। वहीं वैगनर ग्रुप के विद्रोह खत्म करने के बाद अभी भी राजधानी मॉस्को में इमरजेंसी उपाय अपनाए जा रहे हैं। कई लोगों का दावा है कि वैगनर ग्रुप के विद्रोह ने रूसी राष्ट्रपति की सत्ता को हिलाकर रख दिया है। 24 घंटे से भी कम समय के अंदर एक डील के बाद ये विद्रोह खत्म हो गया। तत्काल भले ही ये जोखिम टल गया हो, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि या तो पुतिन इस बगावत से बहुत आहत हैं या फिर बागियों के खिलाफ खतरनाक प्लान बना रहे हैं, क्योंकि दुनिया जानती है कि पुतिन कभी धोखे को भूलते नहीं हैं। वो इस बात को तूल नहीं देना चाहते हैं पुतिन, क्योंकि उनका फोकस इस वक्त यूक्रेन है। वो यूक्रेन को हराना चाहते हैं, और ये बात भी सही है कि धीरे धीरे वो एक प्लान बनाएंगे जिससे कि कभी ना कभी वैगनर आर्मी को सरेंडर करना पड़ेगा और वैगनर आर्मी को रूसी आर्मी के साथ मिलना पड़ेगा। पुतिन के मिजाज से सभी वाकिफ हैं। आगे का प्लान हो सकता है पुतिन का। मॉस्को की सुरक्षा पर फोकस करेंगे। पुतिन यूक्रेन पर और बड़े हमले कर सकते हैं। रूस में बागियों का सफाया करेंगे। पुतिन और भी खतरनाक हो सकते हैं। जो लोग दावा कर रहे हैं कि पुतिन डर गए, पुतिन की कमजोरी सामने आ गई, दरअसल पुतिन के तमाम फैसलों को देखकर ऐसा कतई नहीं लगता है। बागी प्रिगोजिन पर पुतिन का बड़ा प्लान तैयार हो चुका होगा, लेकिन पुतिन इस बार समझदारी और खामोशी के साथ फैसले ले रहे हैं, और दावा किया जा रहा है कि पुतिन की खामोशी का मतलब है रूस में कुछ बड़ा होने वाला है। पुतिन का काल अवतार कुछ अलग दिखने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं, यूके देवनाथ डिफेंस एक्सपर्ट हैं, ब्रह्मदीप अलूने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले आपके पास ही मैं आ जाती हूँ संजीव जी, और जरा समझना चाहेंगे, यूके देवनाथ जी आपके पास भी मैं आऊंगी, लेकिन ब्रह्मदीप अलूने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विश्लेषक हैं और इसके साथ ही हमारे साथ बीएन झा डिफेंस एक्सपर्ट हैं। संजीव जी, अगर पुतिन खामोश हैं तो क्या किसी बड़े एक्शन से पहले की ये खामोशी है? और वैगनर आर्मी को अगर वो राहत दे रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि अगर छोड़ रहे हैं, तो क्या इसके पीछे की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं और क्या प्लान हो सकता है पुतिन का? देखिए, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ये जो खामोशी है, ये बहुत कुछ संकेत कर रही है। पहला तो ये कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अब ऐसा लग रहा होगा कि यदि उनके जो क्लोज एलाइज हैं, यद्यपि कि वैगनर ग्रुप एक कॉन्ट्रैक्ट पर कार्य करने वाला एक प्राइवेट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन अगर उसके अंदर भी इस तरह के असंतोष की भावना आ रही है, तो राष्ट्रपति पुतिन जरूर इस बात पर मंथन कर रहे होंगे कि अब उन्हें आगे कैसी रणनीतियां अपनानी चाहिए, ताकि उनकी जो अपनी खुद की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसमें ऐसी कोई भावना ना आ सके। तो ये राष्ट्रपति पुतिन के लिए चुनौती वाला समय है, चिंता वाला समय है। हालांकि उन्होंने वैगनर ग्रुप के इस रिबेलियन को शांत करा लिया है। उसका कारण सिंपल है कि वैगनर ग्रुप की जो रशिया की जो मिलिट्री माइट से कोई तुलना हो ही नहीं सकती। वैगनर ग्रुप एक कॉन्ट्रैक्ट पर कार्य करने वाला एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है और रशिया की मिलिट्री माइट बहुत बड़ी है। लेकिन इस तरीके की फीलिंग आना कि जिसमें कि वैगनर ग्रुप और इसके जो चीफ है प्रिगोजिन, जो रशिया के व्लादिमीर पुतिन के काफी क्लोज एसोसिएट भी रह चुके हैं, उनके अंदर ऐसी फीलिंग आना राष्ट्रपति पुतिन को जरूर ये सोचने पर मजबूर कर रहा होगा कि अब उन्हें आगे कैसी रणनीति अपनानी चाहिए, ताकि कोई जो विद्रोह की भावना अन्य जगहों पर न फैल जाए, उनके अपने एस्टेब्लिशमेंट में न फैल जाए। दूसरा, जो वर्तमान समय में ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है एक दबाव में हैं और वो ये चाहते हैं कि इस तरीके की जो बात हुई है, रिबेलियन की जो बात हुई है, उसको ज्यादा तूल न दिया जाए। यदि इसके ऊपर वो कोई बड़ा बयान जारी करते हैं, कोई इसको एक बड़ा इशू बनाते हैं, तो संभव है कि इस तरह की चर्चाएं और फैल सकती हैं। तो इस मामले को तूल न देना, उसे शांतिपूर्ण तरीके से हैंडल कर लेना जरूर उनकी रणनीति का हिस्सा। इस वजह से वो खामोश है, लेकिन उस खामोशी का मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर चिंता नहीं होगी। चिंता बहुत ही गहरी होगी, क्योंकि ये जो युद्ध है लगभग 1.5 वर्षों का होने जा रहा है, उसका कोई आउटकम नहीं निकला है और आउटकम मेरे असेसमेंट के मुताबिक वॉर फील्ड पर निकल भी नहीं सकता है, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये अमेरिका, नाटो तथा रशिया के बीच में परोक्ष रूप से लड़ी जा रही है। यदि यूक्रेन और रशिया के बीच की लड़ाई होती तो ये 10 से 15 दिनों के अंदर समाप्त हो चुकी होती, लेकिन चूंकि महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है और रशिया ने, राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर जो हमला किया था वो नाटो के एक्सपेंशन का आधार बना करके किया था और उसको नाटो ने और अमेरिका ने अपने लिए एक चैलेंज के तौर पर लिया। इसी वजह से ये लड़ाई जो है बहुत ही बड़ी लड़ाई है और जाहिर है कि इसका आउटकम ठीक है। संजीव जी, इस पर भी आपसे समझेंगे कि क्या जो विद्रोह वैगनर आर्मी की तरफ से रूस में किया गया, इसका असर रूस और यूक्रेन जंग पर पड़ेगा? यूके देवनाथ जी, मैं आपके पास आती हूँ, जरा समझते हैं, क्योंकि जानते हैं पुतिन किस तरह की पर्सनालिटी के हैं। वो अपने साथ हुए धोखे को कभी भूलते नहीं हैं और मुझे लगता है कि ये जो धोखा उनके साथ हुआ है इसे भी वो नहीं भूलेंगे। और अगर वैगनर आर्मी को लेकर, क्योंकि बयान जो आया पुतिन का, उसमें उनकी तरफ से ये कहा गया कि वैगनर आर्मी चाहे तो रूसी आर्मी को जो है वो ज्वाइन कर सकती है, तो इसके जरिए क्या प्रिगोजिन को अलग थलग करने की कोशिश के रूप में से देखा जा सकता है इस फैसले को, और जिस तरह से उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया? अनन्या, राष्ट्रपति पुतिन जो हैं वो केजीबी में रह चुके हैं और प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट दोनों ही रह चुके हैं। वो बहुत ही जटिल व्यक्तित्व के हैं, लेकिन फिलहाल प्रिगोजिन को उन्होंने कंट्रोल में कर लिया है और बेलारूस में लुकाशेंको ने उनकी शह पर ही उनको कीव में रखा हुआ है, उनको अभी बेलारूस में रखा हुआ है। तो ये सोचना कि अब प्रिगोजिन को मिन्स्क में जाने के बाद उसको मिन्स्क में मार डालेंगे, फिलहाल शायद ऐसा ना होगा, क्योंकि प्रिगोजिन जो है वो अभी तक एक वैल्यूएबल एसेट हैं। रूस में जो आम जनता है, खासतौर से रूस में जो मिलिट्री है या पैरामिलिट्री है, उसमें प्रिगोजिन के लिए कुछ रेस्पेक्ट, असल में काफी रेस्पेक्ट अभी तक है। तो पुतिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि वैगनर आर्मी के चीफ को कोई बॉडीली हार्म पहुंचे।
जी। भूलना नहीं चाहिए कि वैगनर आर्मी जो है यूक्रेन में कर रही है वो तो एक पार्ट ऑफ द शो है। वैगनर आर्मी का अभी बहुत बड़ा रोल है, चल रहा है। अभी भी वो सिक्योरिटी एजेंसीज चला रहे हैं लीबिया में, सीरिया में और अफ्रीका के काफी सारे देशों में। तो वैगनर के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी अगर प्रिगोजिन को तुरंत अभी मार दिया जाएगा। हाँ, एक और चीज जो समझने वाली बात है कि इसके पहले जितने दुश्मन थे पुतिन के, हाँ, उनको सबको साइडलाइन कर दिया, दरकरार कर दिया, शिथिल कर दिया गया। वो उनमें से कोई भी राष्ट्रपति पुतिन के पर्सनल दोस्त नहीं थे। लेकिन प्रिगोजिन और राष्ट्रपति पुतिन दशकों से बहुत ही क्लोज मित्र रह चुके हैं और पुतिन को हमेशा मालूम था कि प्रिगोजिन जो है थोड़ा उतावले हैं, जज्बे वाले हैं, जोश वाले हैं और प्रिगोजिन में बहुत ज्यादा ईगो है। तो क्या पुतिन अपने एक 2 दशक पुराने मित्र को जिसने कि उनके साथ बहुत साथ मिलके काम किया है, मार डालेंगे? शायद ऐसा नहीं हो। क्या किया जाएगा कि उसको मिन्स्क में ही रखा जाएगा, किसी जंगल में भेज दिया जाएगा जहां उनको छोटा सा एक अकोमोडेशन दे दिया जाएगा कि आप वनवास में रहिए, हम आपको मारेंगे नहीं लेकिन आप उछल कूद मत करिए, चुपचाप वनवास में रहिए। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल रशिया में है। जो पुराने राजनीतिक प्रतिद्वंदी होते थे उनको साइबेरिया के जंगल में एक छोटा सा घर दिया जाता था, शायद उनको गुलाग्स कहते थे, और वो वहां पर अपना बाकी जीवन चुपचाप खेती कृषि करते हुए या चेस खेलते खेलते व्यतीत करते थे। जी अनन्या। वीएन झा जी, ठीक है, आपके पास आऊंगी यूके देवनाथ जी। वीएन झा जी, जिस तरह से रूस में अंतर विद्रोह जो देखने को मिला, जो तस्वीरें सामने आई, मॉस्को की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए, लेकिन क्या इसका असर जो है रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है उसमें देखने को मिलेगा? क्या 1.5 साल से भी ज्यादा का समय जो है वो निकल गया है लेकिन अभी तक किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं दोनों ही देश? बिल्कुल ठीक कहा अनन्या। इससे पहले श्रीवास्तव जी आपको बहुत अच्छी तरह से ब्यौरा दे रहे थे, लेकिन हम लोग एक चीज बड़ी सरसरी निगाह से भूल जाते हैं। ये जो पैनिक हुआ था, इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते थे, शायद कोई भी इसको ध्यान नहीं दे रहा है। अगर एक भी टुकड़ी उनकी एक न्यूक्लियर जो उनकी बंकर्स हैं जहाँ पे न्यूक्लियर आर्सेनल हैं वहां चले जाते हैं, अगर गलती से ये सब मर्सनरीज हैं, सारे इसमें लीडर नहीं हैं, इसमें से वो जनरल फाइटर्स हैं, और एक ने भी अगर एक कहीं पे कोई बटन बाकी जो टेक्निकल एड्स हैं उसके थ्रू अगर दबा दिया होता तो जानते हैं क्या होता दुनिया में आज? ये जो चीज है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए पुतिन ने जब पहली बार अनाउंसमेंट किया था कि ये जो प्रिगोजिन है ये ट्रेटर है, ट्रिजन के चार्जेस लगाए थे, बिल्कुल जायज लगाए थे और जल्दी वो उसको भूलेंगे नहीं। सबसे पहले अभी प्रायोरिटी ये है कि ये पूरी की पूरी जो वैगनर ग्रुप है जिसको कि अभी बेलारूस में भेजा गया हुआ है, इनको डिसआर्म करना है। इनके पास में बड़े बड़े टैंक्स हैं, एपीसीज हैं, इनके पास में असॉल्ट राइफल्स हैं, इनके पास में मशीन गन्स हैं। उन सारे वेपन को पहले डिसआर्म करना है और उसके बाद धीरे धीरे उनको अपनी जो एक जगह है वो जगह जरूर दिखाएंगे। पुतिन छोड़ेंगे नहीं इसको आराम से। लेकिन जैसे भी देवनाथ जी बता रहे थे कि वैगनर ग्रुप का स्टेक सिर्फ रशिया या यूक्रेन में नहीं है, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहाँ पे कि उसका अस्तित्व है और उसका चाहे सीधा या परोक्ष रूप से जो बेनिफिट होता है वो रशिया को भी मिलता है। तो इसीलिए वो इमीडिएटली उसको नाश नहीं करेंगे, उसको इमीडिएटली मतलब ताकतहीन नहीं करेंगे, उसका वहाँ पे भी वो चलता रहेगा। तो इसीलिए अभी फिलहाल ये तो सत्य है कि प्रिगोजिन ने बखमूत की लड़ाई लड़ी है और उसके पहले भी बहुत सारे अदर एरियाज में उसने यूक्रेनी सेना को हराया था। तो देशभक्त का तो उसने परिचय दिया हुआ है। ट्रिजन इसलिए लगाया था कि जो म्यूटिनी हुई थी उसके बड़े ग्रेव इम्प्लीकेशंस होती है। अगर एक भी न्यूक्लियर बंकर पे बटन चला गया होता, जो किसी का हाथ दब गया होता, तो दुनिया आज बिल्कुल ग्रीफ में होती जी। क्योंकि फिर उसके रिटेलिएशंस होते, फिर उसके रिपरकशंस होते, वहां पे एक सिविल वॉर की स्थिति आ जाती जो कि रशिया कभी सोच भी नहीं सकता था। सिविल वॉर की स्थिति आ जाती। ठीक है, आपके पास आऊंगी ब्रह्मदीप जी।
क्योंकि हमने देखा जिस तरह का अंतर्विद्रोह रूस में देखने को मिला, कोई वो छोटा मोटा अंतर्विद्रोह नहीं था, बहुत बड़ा अंतर्विद्रोह था। और जो तस्वीरें रूस से सामने निकल कर आ रही थी वो कहीं ना कहीं मॉस्को को लेकर सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही थी। क्या लगता है, ये तो तय है कि आने वाले समय में या कभी भी कोई बड़ा एक्शन तो होगा ही, लेकिन क्या इसके जरिए दोबारा से ऐसा आपको लगता है कि इस तरह का फैसला प्रिगोजिन जो है वो दोबारा उठा सकते हैं? इस तरह का विरोध जो है क्या वो दोबारा वैगनर आर्मी की तरफ से देखने को मिल सकता है? देखिए अनन्या जी, जहां पर सर्वसत्तावाद होता है, जहां पर अधिनायकवाद होता है, जहां पर तानाशाही होती है, वहां पर हिंसा और रक्तपात तो होता ही है। और जो पुतिन है वो हिंसा और रक्तपात में जीने के आदी हैं, हिंसा और रक्तपात को करने के आदी है और हिंसा और रक्तपात को जवाब देने के आदी है। और फिर देखिए उनके जो तकरीबन 2.5 दशक का जो कार्यकाल है, उन्होंने जॉर्जिया को देखा, जॉर्जिया में हिंसा से निपटा है, चेचन्या के विद्रोहियों को ठिकाने लगाया है। और ही नहीं, पूर्वी यूरोप में भी या ये कहें कि पूर्वी यूक्रेन में भी विद्रोहियों को उन्होंने कुचला है। तो जो लोग समझते हैं कि जो येवगेनी जो है या जो ये अलगाववादी नेता है, इसने यदि देशभक्ति का दिलासा देकर अपने आप को खामोश करने की दुहाई दी है, तो पुतिन बेहतर तरीके से जानते हैं कि जो भाड़े के सैनिक होते हैं वो किसी देश के लिए कभी ईमानदार हो ही नहीं सकते और उनकी देशभक्ति हो ही नहीं सकती। क्योंकि ये जो भाड़े के सैनिक है या जो भाड़े के जो लोग दूसरे देशों में लड़ते हैं, तो ये हीरे की खदानों की सुरक्षा कर रहे हैं, ये वहां पर भी अपना जो भाग चाहते हैं। ये लोग मध्य पूर्व में भी नजर आते हैं, ये लोग लीबिया में भी नजर आते हैं। और आश्चर्य नहीं कि यूक्रेन के जिन इलाकों को जीता था वाग्नर ग्रुप ने, उन इलाकों पर कैसे वो स्वायत्त शासन स्थापित कर ले, कैसे अपने आप को काबिज कर ले, क्योंकि इनकी महत्वाकांक्षाएं तो बहुत सारी हो सकती है। तो लेकिन दूसरी तरफ देखिए, पुतिन को कम आंकना बहुत बड़ी बेवकूफी है। वो इसलिए भी है क्योंकि वो केजीबी के एक बड़े ऑफिसर रह चुके हैं। ये वो शख्स है जिसने देखा है कि यूरोप ने किस प्रकार से सोवियत संघ को तोड़ा था। यही कारण है कि उन्होंने, जब बराक ओबामा ने कहा कि अब रूस तो क्षेत्रीय ताकत हो गया है, जवाब में जो पुतिन है उन्होंने अपनी सेना को मध्य पूर्व तक पहुंचा दिया, वैगनर ग्रुप को तैयार किया, वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को भेजने लगे और तमाम नेटो की सहायता के बावजूद युद्ध के मैदान में वो डटे हुए हैं। इसके बावजूद कि जो दुनिया उन पर प्रतिबंध लगा रही है, लेकिन उन्होंने चीन के साथ दोस्ती करके एक नई युवान कूटनीति पर काम करना शुरू कर दिया है और ये जवाब दिया है कि रूस को कोई दबा नहीं सकता। रूस के अरबपतियों पर उनका कब्जा है, रूस के अरबपति उनको ठीक है। ब्रह्मदीप जी, संजीव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। रूस से जो तस्वीरें सामने आई वो दुनिया भर के लोगों ने देखी। अगर हम बात रूस के लोगों की ही करें तो किस तरह से और कितनी गहराई के साथ इन तस्वीरों ने वहां के लोगों पर छाप छोड़ी? देखिए, रशिया के ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं और हैं, मेरा ऐसा मानना है कि जिनके अंदर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जो 2.5 दशकों का जो शासन है उसके विरुद्ध अनेक तरीके का असंतोष है। और लेकिन जो राष्ट्रपति पुतिन है वो अपने शासन को इतने ज्यादा सशक्त तरीके से और एक बेहद अथॉरिटेरियन तरीके से करते हैं कि उनके सामने उनके विरोधी कभी अपनी आवाज नहीं उठा पाते। और कुछ ऐसे विरोधी जिन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की, उनका क्या हश्र हुआ है वो आप जानते हैं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अलेक्सी नवेल्नी नामक विपक्ष के नेता थे जो कि रशिया के अंदर ही उनको पॉइजन दिया गया और वो उनको किसी भी तरीके से एयरलिफ्ट वगैरह करके वो यूरोप पहुंचे, जर्मनी में उनका इलाज हुआ। उस इलाज के बाद अलेक्सी नवेल्नी के अंदर ये संकल्प था कि नहीं, वो फिर रशिया में वापस जाएंगे और ये राष्ट्रपति पुतिन के विरुद्ध वो लड़ाई लड़ेंगे। और वो रशिया में जैसे ही उन्होंने कदम रखा, उनको फिर से गिरफ्तार किया गया और पहले दिन उनके ऊपर केसेस चल रहे थे अनेक आरोपों को लगा करके, और उनको रशिया की जो मोस्ट टॉर्चरस प्रिजन है उसमें डाल के रखा गया है, जहाँ पे दुर्दांत आतंकी, अनेक जो क्रिमिनल जो बहुत ही ज्यादा दुर्दांत होते हैं वो रखे जाते हैं, वहां पर अलेक्सी भी हैं। तो ये वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति पुतिन का जो शासन करने के उनका जो तरीका है वो इतना ज्यादा अथॉरिटेरियन है कि उसके सामने किसी की आवाज उठा पाना संभव नहीं है। और एक ऐसे समय में कि जब युद्ध रशिया कर रहा है, ऐसे में तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। वहां के आप मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को देख लें, वहां के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को देख लें, सबके ऊपर नए नए कानूनों को बना करके उनके ऊपर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई गई है। कई ऐसे रशिया के अंदर मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि विदेशों में जाकर के ऑपरेट कर रहे हैं, उनको रशिया के अंदर बैन कर दिया गया था। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ऑपरेट कर रहे हैं जो कि राष्ट्रपति पुतिन
के युद्ध के बारे में उनके समर्थन में बातें करते हैं और आवाज अपनी अपनी नैरेटिव को पेश करते हैं। तो ये रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वर्तमान जो उनका शक्ति है, जो उनका प्रभुत्व है, ऐसे में तो लोगों के अंदर असंतोष अवश्य हो सकता है, लेकिन वो असंतोष व्यक्त करने की स्थिति में नहीं है और वो युद्ध का बहाना लेकर के भी उनके ऊपर वो बर्बर तरीके से कार्रवाई करेंगे, ये बात बहुत स्पष्ट है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि चूंकि ये बहुत ही लंबा समय का 2.5 दशकों का लगभग उनका जो शासन होने जा रहा है, ऐसे में जो है अब असंतोष के स्वर बहुत सारे हैं उनकी जो नीतियों को लेकर के, लेकिन उसको व्यक्त करने वहाँ के लोगों में जो पुतिन को लेकर असंतोष जरूर है, लेकिन इस तरह की स्थितियां नहीं है कि वो उसको जाहिर कर सके। यूके देवनाथ जी, क्योंकि जिस तरह से ये विद्रोह देखने को मिला, वो वैगनर आर्मी जिसको खुद पुतिन ने पाला पोसा, और हमने देखा कि किस तरह से वहां पर स्थितियां यहां तक पहुंच गई कि वो तख्ता पलट की बात जो है पुतिन के खिलाफ करने लगे। ऐसे में सवाल ये है कि स्थितियां इस हद तक कैसे पुतिन के हाथ से निकल गई और ये कैसे कॉन्स्पिरेसी जो है वो चल रही थी पुतिन के खिलाफ, जो एक दिन में सामने आई। हालांकि 24 घंटे के अंदर एक डील हुई और उसके बाद सारी चीजें पुतिन ने कंट्रोल में कर ली, और ये दिख रहा है कि किस तरह से वो सोच समझकर जवाब तो देंगे ही, और कैसे उन्होंने पूरी जो सिचुएशन थी रूस में उसको टैकल किया। वैगनर आर्मी ने जब सोलेडार पर कंट्रोल किया था जनवरी फरवरी में, तभी से उन्होंने ये बोला था कि हमें उस जीत का क्रेडिट श्रेय नहीं मिला। इसके बाद जब बाखमुत की लड़ाई हुई तो बार बार वैगनर आर्मी ने और उनके जो चीफ थे येवगेनी प्रिगोजिन, उन्होंने बोला कि हमें युद्ध लड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में रूस के जो रक्षा मंत्री है सर्गेई शोइगु, वो हथियार नहीं दे रहे हैं। तो थोड़ा सा मनमुटाव पहले से ही था। अब क्या हुआ कि रूस ने बोला कि 30 जून तक आप एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए, यानी वैगनर के सारे लड़ाके जो होंगे वो अब से 30 जून के बाद से रूस की आर्मी के हिस्से होंगे, यानी उन्हें रूस की आर्मी के अंतर्गत, नियमों के अंतर्गत उनके अधीन काम करना पड़ेगा। इससे कुछ लड़ाकों में थोड़ी सी असंतुष्टि थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई खास बात नहीं है। वैगनर आर्मी के 25,000 लड़ाकों में से कितने लड़ाके रोस्तोव पहुंचे, एस्टिमेट ये बता रहे हैं कि कुल करीबन 3,000 लड़ाके 25,000 में से ऐसे थे जो रोस्तोव तक पहुंचे। रोस्तोव सिर्फ 50-100 किलोमीटर अंदर है। और दूसरी बात, कितने लड़ाके ऐसे थे जो कि मॉस्को की तरफ कूच करे, शायद सिर्फ 700 लड़ाके ऐसे थे जिन्होंने कि रोस्तोव छोड़कर मॉस्को की तरफ कूच किया। तो वैगनर आर्मी अभी तक भी इंटैक्ट है और अभी तक भी रूस के लिए एक यूजफुल फाइटिंग टूल है। पुतिन का एक ही मकसद है कि अभी किस तरह से इन 700 लोगों को एक तरफ किया जाए और बाकी जो 24,000 लड़ाके हैं उनको फिर से यूक्रेन के युद्ध में एक यूजफुल टूल के हिसाब से यूज किया जाए। ये जो 700 लड़ाके हैं, इनको पुतिन ने अपने यहाँ डिमोबिलाइज करना है, सिविलियन बना देना है और उनको ऑर्डिनरी सिविलियन बना के उनके घर में भेज देना है। क्योंकि ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो लोग हैं वैगनर के, जिनको डिमोबिलाइज किया जाएगा, अगर इनको सजा दी, ऑर्डिनरी कॉर्पोरल, सार्जेंट ऐसे हैं, ये सब वारंट ऑफिसर्स हैं जो कि रिटायर्ड हैं रूस की फौज से। दूसरी बात है, ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स हैं जिनको रूसी जेल से छोड़ दिया गया था कि आप जाके यूक्रेन में युद्ध करो, जीत जाओगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो ये जो 700 जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, जो कि मॉस्को की तरफ दौड़ पड़े थे, इनको अगर ज्यादा कष्ट दिया जाएगा तो रूस की जो बाकी जनता है उनमें इनके प्रति एक सहानुभूति है, वो हमें सोचना चाहिए। क्योंकि रूस की जनता जानती है कि इन्होंने बाखमुत की लड़ाई में कितनी बहादुरी से लड़ाई, तो इनको भी छोड़ दिया जाएगा। आप जाओ सिविलियन बन के रूस में अपने परिवार के साथ चुपचाप रहो, शायद उनको हर महीने 50 रूबल पेंशन दे दी जाएगी। सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा, प्रिगोजिन, जिसको कि पुतिन बड़ी सख्ती से डील करेंगे। ठीक है, बड़ी बातें कह रहे हैं यूके देवनाथ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अब किस तरह से पुतिन जो है वैगनर आर्मी को, प्रिगोजिन को डील करते हुए नजर आएंगे, आगे देखने वाली बात होगी।